नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने न्यूज़पेपर से लिए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं आज का पहला टॉपिक। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है यह देखिए एफसीआरए के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा अपलोड की जा चुकी है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए उसको आज हम इसके तहत देखेंगे। देखिए न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सीबीआई ने 6 ऑफिशियल्स को एक्चुअली अरेस्ट किया है एफसीआरए केस के तहत। आइए समझते हैं। देखिए एफसीआरए का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो मैं बेसिक नॉलेज ही होनी चाहिए, तो क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इस वर्ड्स पे आइए। फॉरेन मतलब कि विदेशी, देश के बाहर की किसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब कि हमें कोई अनुदान, कोई सहयोग, कोई गिफ्ट, कुछ चीज़ मिल रही है, ठीक है। रेगुलेशन मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसके लिए कुछ कानून नियम बना रहे हैं। एक्ट यानी कि ये सब जो हो रहा है एक अधिनियम के तहत हो रहा है, एक कानूनी रूप से हो रहा है। इसी तरह चीज़ों को वर्ड्स में तोड़कर उनके एक एक मीनिंग को निकाल कर आप जो है पढ़ने की आदत विकसित कीजिए। इस तरीके से आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अच्छा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, ये इसको कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, अलग अलग एनजीओ, सामाजिक कार्य करने वाले लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थाएं, इनको देखिए विदेशों से धन प्राप्त होता है, लेकिन विदेशों से आने वाले सारे धन को अगर सरकार रेगुलेट ना करे तो इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को आप कह सकते हैं कि परेशान करने के लिए यूज़ किया जाए। देखिए फंडिंग तो हो रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं अच्छी फंडिंग के साथ साथ बुरी फंडिंग भी होती है। एक ऐसी फंडिंग जो हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा हम कह सकते हैं, और किसको मैं कहना चाह रही हूँ आप समझते ही हैं, उनके द्वारा हमारे देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को पैदा करने के लिए भी की जा सकती है। अब देखिए पैसा हवा में तो उड़ के आएगा नहीं, है ना, तो लोग क्या उस पैसे को चैनलाइज करते हैं, और बहुत से केसेस में देखा गया है। मैं यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं सारे एनजीओ को जर्नलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक एनजीओ के बारे में ऐसा देखा गया है कि उन्होंने धन की जो फंडिंग कराई है अपने यहाँ, फिर उसका हवाला या फिर आप कह सकते हैं कि गलत तरीकों के लिए यूज़ हुआ है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी एनजीओज़ के लाइसेंस को इसके चलते हुए कैंसिल भी किया है। तो सारी कहानी का लब्बो लुबाब क्या हुआ, ये हुआ कि विदेशों से हम जो अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी प्रकार का बाहरी धन हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डाल सके, और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ है एफसीआरए एक्ट। समझ गए। अब इसमें टाइम टू टाइम संशोधन भी होते रहे हैं, तो वो भी हमें पता होने चाहिए कि क्या फिर चेंजेस हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो एक्ट है वो सिर्फ एनजीओ, हम कई बार ना सिर्फ जब फंडिंग की बात आती है एक वर्ड एनजीओ पे अटक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों को विदेशी योगदान की मंजूरी और उनके उपयोग को देखिए रेगुलेट करता है। इस एक्ट के तहत कोई भी समाज सेवी संस्थान या एनजीओ विदेशों से वित्तीय सहायता ले सकता है, और इसका जो आपने यूज़ करना है या तो वो आपने सामाजिक कार्य सोशल वर्क में करना है, या फिर राष्ट्र हित यानी कि जो हमारा नेशन है उसके इंटरेस्ट में ही आपको उसको यूज़ करना चाहिए। अब आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, विदेशी योगदान। भाई आप कह रही हो मैम कि फंडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फंडिंग होती क्या है। देखिए जैसे विदेशी मतलब बाहरी, योगदान मतलब कोई भी गिफ्ट, कोई भी पैसा, कोई भी चीज़, तो विदेशी स्रोत से यानी कि फॉरेन सोर्स से कोई भी करेंसी, किसी भी तरह की सिक्योरिटी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग आपको सीधे पैसा ना देके, मनी ना देके बॉन्ड्स दे दे, शेयर दे दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी वेज जिनके तरीके से पैसा जो है भेजा जा सकता है, या फिर कोई आर्टिकल, कोई वस्तु, कई बार मर्सिडीज ही गिफ्ट कर दी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हो और जिनका मूल्य एक निर्दिष्ट से ज़्यादा हो, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि किसी ने 20
₹20 भी बाहर से भेजे या $200 भी भेजे तो गवर्नमेंट उनको भी रेगुलेट करने जाएगी? नहीं। जब एक निर्दिष्ट मूल्य से ऊपर के जब आर्टिकल्स आप प्राप्त करते हैं, महंगी चीजें आपको मिलती हैं, भाई कोई आपको इतने महंगे गिफ्ट क्यों दे रहा है, सरकार पूछेगी ना। तो इस उन सारी चीजों को, यानी कि उनके दान को, उनके ट्रांसफर को ही देखिए विदेशी योगदान कहा जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको 1976 में देखिए अधिनियमित किया गया, यानी कि बहुत पहले से ही हम लोग इस चीज को लेके अवेयर थे कि विदेशी धन को रेगुलेट तो करना है। फिर देखिए लोकसभा ने भी रिसेंटली सितंबर 2020 में एक संशोधन बिल जो है पेश किया था और इसके जरिए कुछ बदलाव जो है इसमें उन्होंने किए हैं। अब उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं? पहली बात तो देखिए ये है, जो शुरू से भी था, कि FCRA के तहत जो रजिस्टर्ड NGO होंगी वो केवल 5 उद्देश्यों के लिए धन ले सकती है। कौन कौन से वो उद्देश्य है? सोशल है, एजुकेशनल है, रिलीजियस है, आर्थिक है और सांस्कृतिक है। अगर आप देखिए इन 5 फैक्टर पे कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो तो आप पैसा लेके यूज कर सकते हो। एक बहुत काम की बात बताऊं, जब कभी मेंस में आंसर राइटिंग करनी हो ना या ऐसे लिखना हो, आपको समझ ना आ रहा हो यार कौन कौन से फैक्टर कवर करूं, इन 5 को रट लीजिएगा। इन 5 के अंदर जो जो एक एक 2-2 पॉइंट आ रहा है उसको अपने एस्से में लिख दीजिएगा, आपका एस्से या आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। राज की बात है, किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। खैर चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो आपको धन मिलेगा वो भी किसी मनमर्जी के बैंक अकाउंट में नहीं मिल जाएगा। SBI की नई दिल्ली में उस शाखा में जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी, वहां पर ही आप जो है इस धन को, योगदान को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिस बैंक खाते को FCRA निर्दिष्ट किया जाएगा उसी में विदेशी योगदान लिया जाएगा और इस खाते में ना तो आप कोई एक्स्ट्रा जमा कर सकते हो और ना ही आप इस खाते से कुछ बिना जांच पड़ताल के पैसा निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, आप बाद में उसको दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जितना भी आपका विदेशी योगदान है उस डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही जो है आपको लेना होगा, किसी दूसरे अकाउंट में नहीं। उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया चेंज किया है कि पहले NGO क्या करते थे, 50% तक के धन का यूज ये कह के कर लेते थे कि हमारे प्रशासनिक उद्देश्य हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, जो असली काम होना था वो तो हुआ या नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन हमारे ऐसे खर्चे बहुत ज्यादा है। तो देखिए सरकार ने क्या कहा कि जो अब एक्ट के तहत विदेशी योगदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा वो सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए उस रकम का इस्तेमाल कर सकता है जिस उद्देश्य के लिए वो योगदान दिया गया है। और इसके अतिरिक्त देखिए पहले क्या होता था, 50% से अधिक रकम का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चे के लिए हो सकता था, लेकिन अब इस सीमा को 20% कर दिया है। यानी कि 100 रुपये अगर आपको मिले हैं तो केवल 20 रुपये ही आप ये प्रशासनिक खर्चों का बहानेबाजी करके यूज कर सकते हो, बाकी का पैसा जिस काम के लिए आपको मिला है उसी काम के लिए लेना होगा। 20% कर दिया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कोई भी व्यक्ति, संगठन, संस्था पैसा ले सकता है, कुछ पर पाबंदी भी है। किस पर वो पाबंदी है? तो देखिए कुछ लोगों पर पाबंदी है। कौन कौन? चुनावी उम्मीदवार जो होंगे, अखबार के संपादक या पब्लिशर्स होंगे। देखिएगा ये वो लोग हैं जो देश में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो बातें जो वो कहते, बोलते, सुनते हैं लोगों के द्वारा वो सुनी जाती हैं। अगर ये लोग भी विदेशी फंडिंग लेने लगे और उस फंडिंग की विचारधारा से प्रभावित होकर देश में कुछ करने लगे तो कितना इसका असर पड़ेगा। इसीलिए चुनावी उम्मीदवार पर, अखबार के पब्लिशर या संपादक पर, जज पर, सरकारी कर्मचारी पर, विधायिका का कोई सदस्य, राजनीतिक दल जो है ये फंडिंग नहीं ले सकता है। और इसके अंदर अब लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट्स को भी शामिल कर लिया गया है। अब देखिए लेकिन सरकार इतनी भी अच्छी नहीं होती है, अच्छी होती है बट इतनी भी अच्छी नहीं होती है। 2017 में गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, उन्होंने इसके अंदर वित्तीय विधेयक के माध्यम से छोटा सा बदलाव किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ऐसी विदेशी कंपनियां जो उनकी भारतीय सहायक कंपनियां हो या फिर ऐसी विदेशी कंपनियां जिसमें भारतीयों का शेयर 50% या उससे ज्यादा हो, आप फंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे तो भैया फंडिंग नहीं ले सकते, लेकिन कोई ऐसी विदेशी कंपनी जिसकी कोई भारतीय सहायक कंपनी है या फिर कोई ऐसी विदेशी कंपनी जिसमें भारतीयों का शेयर 50% या उससे ज़्यादा है, तो देखिए राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग हो सकती है। ऐसा उन्होंने थोड़ा सा क्या है इसके लिए चेंज कर दिया। भाई राजनीतिक दलों को तो देखिए पैसा चाहिए।
तो FCRA ये आप अच्छे से समझ गए। कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया, बहुत डिटेल में ये एक्ट है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देख लीजिएगा, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। दरअसल अभी हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा डांट दिया है कि ये आपने क्या नई बात बोल दी है। उन्होंने नई बात क्या बोली, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई देखिए, केवल प्रेसिडेंट यानी कि सिर्फ राष्ट्रपति, ना कि तमिलनाडु के गवर्नर के पास ये पावर है कि जो राजीव गांधी असैसिनेशंस के कॉन्विक्ट थे उनके ऊपर कुछ जो है निर्णय लिया जाए। बेसिकली राजीव गांधी जी का जो आप कह सकते हैं एक हुआ था, एक बुरी दुर्घटना हुई थी, उसके जो आरोपी हैं उनको लेकर अभी देखिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये बात बोली है कि अब तक के इतिहास में फिर गवर्नर्स के द्वारा जो अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किया था, क्या उसको नल और वॉइड मान ले? ये क्या बात कर रहे हो आप, होता ना, ये क्या कह दिया आपने। चलिए समझते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वो क्या है और राज्यपाल से कैसे डिफर करती हैं। आइए देखिए, राष्ट्रपति किसी भी अपराध में शुद्ध दोष अगर किसी व्यक्ति को ठहराया है, उसको जो पनिशमेंट मिली है उसको माफ कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, या फिर दंडादेश को निलंबन कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। मुश्किल ये वर्ड हैं, इनको हम आसान करके समझेंगे। आर्टिकल नंबर 72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त है जिनको इन 3 मामलों में जो है दोष करार दिया गया हो। अच्छा, एक बात छोटी सी है, आपको पता ही होगी, मैं क्लियर फिर भी कर देती हूँ। केंद्र कानूनों के खिलाफ जिसने अपराध किए हैं, केंद्र सेंटर, तो राष्ट्रपति के पास पावर होंगी। स्टेट कानूनों के खिलाफ, राज्य कानून के खिलाफ जिसने काम किया होगा तो राज्यपाल उसको दो है बात कर सकते हैं। आइए, राष्ट्रपति के पास कहाँ कहाँ शक्ति है? संघीय विधियां, मैंने बताया ना कि केंद्र के कानून जो हैं उनके अगर खिलाफ आपने कोई अपराध किए, सैन्य न्यायालय यानी कि जो कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं वहां पर हो सकता है, और मृत्युदंड, ठीक है, अगर किसी को जो है मौत की सजा सुना दी गई हो। लेकिन क्या राष्ट्रपति के पास इतनी सारी पावर है इंडिया में कि वो किसी की सजा माफ कर दें? किसी को मृत्युदंड मिला तो वो कहते हैं नहीं भाई हमने तुमको माफ किया, आज से तुम फ्री हो। राष्ट्रपति के पास है, लेकिन टेक्निकली तो वही है, लेकिन डिटेल में जाए तो बिना मंत्री परिषद की सलाह के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में बार बार बोला भी है। तो क्या लिखा हुआ है कि इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जो है करना होता है। मंत्रिमंडल वर्ड ये ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद देखिए कि जो संविधान है वो कहता है कि राष्ट्रपति या जो राज्यपाल की जो मर्सी जुडिफिकेशन है, यानी कि उनका जो दया वाला ये एक आप कह सकते हैं न्याय क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, इसके निर्णय की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो इस पर आप क्वेश्चंस नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स के यूज किए थे जो कि मुश्किल थे। लक्ष्मीकांत की जो हिंदी वाली संस्करण है उसमें तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश वाली में फिर भी थोड़ा ईजी हो जाता है। आइए समझते हैं। क्षमादान, देखिए क्षमादान का तो मतलब होता है माफ़ी, है ना। अगर मैं कोई गलती कर दूँ और मेरी मम्मी को मैं बोलूँ सॉरी और मम्मी कहे चलो माफ़ किया, मतलब अब मम्मी पिटाई तो नहीं करने वाली है ना। तो देखिए यही है कि आपको पूर्णतः सभी सजाओं से, सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। कंप्लीटली आपको जो है कह दिया भाई चलो ठीक है, आप जो है अब से फ्री हो। ये लघुकरण, लघु मतलब क्या होता है? किसी चीज का एक तरीके से आप कह सकते हैं लघुकरण, इंटरचेंजेबल कर देना। हालांकि लघु मतलब स्मॉल निकलता है, लेकिन आपने लघुकरण से इंटरचेंजेबल वर्ड बस ध्यान रखना है याद करने के लिए। इसमें क्या होता है, किसी एक विषय को दूसरे के साथ बदलना, यानी कि सजा की प्रकृति में जो है परिवर्तन कर देना। मान लीजिए कठोर कारावास था, उसको क्या है साधारण कारावास में बदल देना, यानी कि थोड़ा सा चीजों को इजी कर देना। आप ऐसे कर लीजिए, लघुकरण कर देना, स्मॉल कर देना, इंटरचेंज कर देना कि एक
टाइप ऑफ आपको पनिशमेंट मिली थी उसको सेकंड टाइप ऑफ पनिशमेंट में चेंज कर दिया है। फिर होता है आपका परविलंबन। परविलंबन का मतलब होता है कि मौत की सजा आपको मिली हुई है लेकिन उस पर हम अस्थायी रूप से जो है रोक लगा दे रहे हैं। वो रोक क्यों लगाइए? ताकि आप मर्सी पिटिशन अगर फाइल करना चाहते हो तो वो कर लो, या फिर कोई और तरीका आप ऐसा उपयोग करना चाहते हो कानून के तहत आपको जो अधिकार मिले हैं तो वो आप कर सको। इसके लिए क्या है, आपको जो है एक अस्थायी निलंबन दे दिया जाता है। ये समझ गए? विराम, विराम का मतलब ये होता है स्टॉप लगाना, रोक देना। रोक देना मतलब खत्म कर देना नहीं, रोक देना। देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि सजा को रोक देना पड़ता है। जैसे यदि कोई महिला अपराधी है, वो प्रेग्नेंट सिचुएशन में है, उसको कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद परिहार। परिहार का मतलब ये होता है नेचर ऑफ पनिशमेंट तो सेम रहेगा भाई, कठोर कारावास तक कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन टाइम की ड्यूरेशन हम थोड़ी सी जो है कम कर देते हैं। जैसे 1 साल की सजा को घटाकर हम क्या है 6 महीने कर देते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में तुलना की जाए तो देखिए सबसे पहला बात तो राष्ट्रपति जो हमारे मिलिट्री कोर्ट होते हैं, ठीक है, आर्म्ड कोर्ट जो होते हैं, उनकी सजा पर भी अधिकार रखते हैं, राज्यपाल नहीं रखते हैं। तो कोर्ट मार्शल की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। दूसरा अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल के लिए है और इसमें ऐसी शक्ति कोई नहीं दी गई है। राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित क्षम्य मामलों में क्षमा प्रदान कर सकते हैं, यानी कि अगर मृत्युदंड है उसको कंप्लीटली माफ जो है करने की पावर वो केवल राष्ट्रपति के पास है, वो राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है। तो बाकी चीजों में आप देखेंगे तो ये जो लघुकरण था, परिहार था, विराम था, ये सब राज्यपाल भी देखिए कर सकते हैं, है ना, लेकिन बस वो जो आप कह सकते हैं ना कंप्लीटली पार्डन वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। देखिए इन्वायरमेंटल एथिक्स, इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी, ये न्यूज़ में है। और देखिए यूपीएससी को ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड से बड़ा प्यार है, वो उनके मीनिंग बहुत पूछ लेते हैं। जैसे अभी यूपीएससी ने क्या पूछ लिया था, वाटर क्रेडिट क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में तो वो पूछते ही रहते हैं। तो देखिए जब पेपर में आ जाए कि शैलो एंड डीप इकोलिज्म तो हमारा क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है। क्या करना, इसको पढ़ लेना। अब तक तो आपको भी याद हो गया होगा। चलिए देखिए जो सतही पारिस्थितिकी होती है यानी कि जो शैलो इकोलॉजिज्म होता है वो क्या कहता है कि दरअसल मनुष्य जो है इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीव है। देखिए शैलो, शैलो मतलब उथला छिछला, गहराई में नहीं गई है बात। वो ये कहता है ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जो पूरा नेचर है, ये जो पूरी प्रकृति है, ये ह्यूमन के लाभ के लिए अगर काम कर रही है तो उसका ध्यान रखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जैसे इन लोगों का ये मानना है कि आप वेस्ट को कम भले ही ना करो लेकिन रिसाइकल कर लो, मतलब और जितना प्लास्टिक उड़ाना है उड़ाओ, ठीक है, जितना आपने जो है आप कह सकते हैं कि फूड को वेस्ट करना है करो, लेकिन ठीक है क्योंकि हमें बाद में उस वेस्ट से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी तो उसको रिसाइकल कर लो, ये कहता है। इसका मतलब ये है एक ऐसा पारिस्थितिकीवाद जो एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि एक एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच को लेकर सुझाव देता है और ये बेसिकली अपने पर्यावरणीय निर्णय यानी कि एनवायरनमेंट को लेकर कोई भी डिसीजन इस बेस पर लेता है कि मनुष्य पर इसका कैसा प्रभाव होगा, मनुष्य के साथ संबंधों को ये सबसे ज्यादा ऊपर रखता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो सिर्फ तभी करना है जब जो है ह्यूमंस को उससे लाभ मिले। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए ये मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में किसी भी गहरे परिवर्तन को, कोई भी डीप चेंज करने की बात कि भाई आज से प्लास्टिक सारी खत्म कर देंगे, भाई कार्बन डाइऑक्साइड एकदम हमें निकालनी नहीं, एकदम जीरो कर देंगे, उस तरह का इसको प्यार नहीं है। ये दरअसल मानव केंद्रित सुधारों के संदर्भ में ही पर्यावरणीय मुद्दों को देखता है। दूसरा, ये प्रकृति का कोई आंतरिक मूल्य भी है उसको वैल्यू नहीं करता, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ये बात नहीं करता, क्योंकि इसको लगता है कि नेचर से जो लाभ हमें मिल रहे हैं, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, उससे हम कागज बनाते हैं, खाना मिल रहा है, रबड़ बना सकते हैं, बहुत सभी चीज़ें तो हमें पेड़ों से मिल रही हैं, है ना, तो ये उस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, वन अगर बचाने हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि लगातार लकड़ी मिलती रहे, है ना, इसलिए नहीं बचाने कि वनों को भी जिंदा रहने का हक है,
जानवरों को भी जिंदा रहने का हक है, ये नहीं, मनुष्यों के लिए वो लाभकारी है तो उनको जिंदा रखना चाहिए। ठीक है, तो आंतरिक मूल्य ये नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि मनुष्य के लिए प्रकृति क्या कर सकती है, कैसे वो महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद डीप इकोलॉजी, देखिए जो नॉर्वेजियन दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जिनका नाम था अर्ने नेस, उन्होंने ही पहले डीप इकोलॉजी शब्द को जो है गढ़ा था, हालांकि शैलो भी इन्हीं ने ही दिया था। देखिए जो डीप इकोलॉजी है मतलब गहरा, ये गहरी सोच रखता है। ये कहता है भाई ये जो पृथ्वी है ना, ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, एक कंप्लीट है, इसके अंदर सारे अंग बराबर है। जैसे मैं एक अगर पर्सन हूँ तो मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नोज अकेली कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये कहते हैं कि आपका मानव केंद्रित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका पारिस्थितिक केंद्रिक दृष्टिकोण यानी कि इकोसेंट्रिक अप्रोच आपका जो है होना चाहिए। इसका मूल विषय यह है कि सभी जीवित चीजों को, चाहे वो कोई भी पेड़ हो, घास हो, मनुष्य हो, पशु हो, सबको जीने का समान अधिकार है। इसका मतलब यह है कि जितना मनुष्यों का हित जरूरी है, उतना ही इस पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी हित हमें सोचना चाहिए, उतनी ही गंभीरता से जो है लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी में। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक आर्टिकल आया था, स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर टर्मिनेशन एज एन अनकंडीशनल राइट, यानी कि बिना किसी शर्त के एक महिला को अपने रिप्रोडक्शन पर अधिकार मिले, ये अभी भी एक बहुत दूरी की बात है। देखिए अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर ना सिर्फ एशियन कंट्रीज में बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं विवाद देखने को मिलता है। जो कैथोलिक कंट्रीज हैं उनका मानना ये है कि जीव की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है, तो अबॉर्शन का राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ दूसरे लोगों का कहना यह है एक महिला के जीवन की स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित होगी जब उसका अपनी बॉडी पर पूरा हक हो, साथ ही उसको ये भी हक हो कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक महिला को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। क्या भारत में एक महिला को अबॉर्शन का राइट है? एक तरीके से है, एक तरीके से नहीं है, क्योंकि एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई है। अगर उन कंडीशंस के तहत आप अबॉर्शन कराते हो तो यस यू आर एलिजिबल। अगर आप वो कंडीशंस को नहीं फुलफिल करते हो तो अबॉर्शन आप इंडिया में नहीं करा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये देखिए बेसिकली एथिक्स का एक विषय बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक विषय बनता है, सोसाइटी का भी आप कह सकते हैं एक विषय बन सकता है। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या है पढ़ते रहना चाहिए। आइए बात करते हैं। देखिए जो भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसके तहत गर्भपात की जो अनुमति है वो गर्भधारण से अधिकतम 20 सप्ताह तक देखिए निर्धारित की गई है। इसके बाद भ्रूण का जो गर्भपात है वो वैधानिक रूप से यानी कि लीगल रूप से क्या है अस्वीकार किया गया है। लेकिन फिर इसमें देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ संशोधन कर दिया और इस एक्ट की जो धारा 3 है उसको अमेंडमेंट करके मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास जाकर ही, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं और इसको 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह जो है 24 वीक कर दिया गया है। यानी कि 24 सप्ताह तक इंडिया में आप लीगली अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, वो भी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, अगर 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति आपको करवानी है तो आपको सिर्फ एक पंजीकृत चिकित्सक की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति करानी है तो 2 पंजीकृत चिकित्सक की सलाह आपको लेनी होगी। यानी कि अबॉर्शन होना है या नहीं होना है ये आपको डिसाइड नहीं करना है,
ये जो है आपके रजिस्टर्ड जो चिकित्सक है वो डिसाइड करके बताएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो इट्स नॉट एन अनकंडीशनल राइट स्टिल। ओके, चलिए फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर भ्रूण में फोएटस में कुछ गंभीर असामान्यताएं, कुछ सीवियर अबनॉर्मलिटीज हो जाए, भ्रूण में कुछ ऐसा हो गया है कि अगर वो बच्चा जन्म लेगा तो वो सामान्य बच्चा नहीं होगा, तो देखिए, और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से, है ना, तो देखिए 24 सप्ताह के बाद भी जो है गर्भ समाप्ति कराई जा सकती है, बट अब इसके लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड की सहमति लेना आवश्यक होगा। यानी कि पूरा एक पैनल बैठेगा स्टेट लेवल पे, वो पैनल जैसा बोलेगा उस तरीके से जो है चीजें होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या होती है, कुछ विशेष श्रेणियां होती है। मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है, वो प्रेग्नेंट हो गई है ना, शी डजंट वांट टू कैरी दैट चाइल्ड, तो उनके साथ, या फिर भ्रूण में फोएटस में मैंने आपको बताया इतनी ज्यादा अबनॉर्मलिटीज हैं कि वो बच्चा एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन कभी जी ही नहीं पाएगा, राइट। तो देखिए उन लोगों के लिए, या फिर कुछ कमजोर महिलाएं हैं, जैसे वो दिव्यांग हैं, वो खुद की ही केयर नहीं कर पाती हैं, या फिर नाबालिग हैं, ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस में थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट की भी जगह दी गई है। और यहाँ पर देखिए गर्भकाल की सीमा को 20 से 24 सप्ताह करने का प्रावधान जो है किया गया है। यानी कि वैसे तो 20 वीक तक नॉर्मल है, बट अगर आप उसको 20 to 24 वीक ले जाते हैं, अबव 24 वीक ले जाते हैं, तो फिर क्या है, कुछ कंडीशंस आपको पूरी करते होना चाहिए। अब देखिए एक गोपनीयता का क्लॉज भी इसके अंदर ये है, जो महिला अबॉर्शन कर रही है उसकी जानकारी अगर सार्वजनिक होती है, ठीक है, यानी कि कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के भी समक्ष जो है उसकी जानकारी को प्रकट नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक अपराध जो है कंसिडर किया जाएगा। ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं और बिना बहुत ज़्यादा पढ़े हमें इन पर अपनी कभी भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्टिंग नहीं, इसमें एथिक्स के पहलू, धर्म के पहलू, एक फ्रीडम का पहलू, ये सब जुड़ा रहता है। जैसे आर्टिकल नंबर 21 जो हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है, उसको मद्देनजर रखते हुए कई बार बहुत सारे हाई कोर्ट ने अबॉर्शन को महिला की जीवन की स्वतंत्रता का एक अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में माना है। लेकिन अभी भी ये उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाया है कंट्री के अंदर जिस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या है, काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट विल बी सफिशिएंट। ओके, इतना हमने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, राइट। अब देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे दिया है ताकि आपको चीज़ें जो है याद रखने में आसानी हो, कि जैसे जो गर्भपात की अवस्था के विभिन्न चरणों में गर्भपात कराने की जो परिवर्तन थे, तो एक्ट जो 1971 वाला था वो क्या कहता था, और जो 20 वाला है वो क्या कहता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक, लुम्बिनी। ये क्यों न्यूज में है, देखिए अभी क्या है, 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, और इस दिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेपाल विजिट कर सकते हैं, और नेपाल में भी वो मायापुरी टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। इससे क्या है, हिमालयन राष्ट्र जो कि नेपाल है उसके साथ भारत एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है प्ले कर रहा है। और अच्छी बात है कि हमारा जो एक इतना अच्छा, इतना प्यारा हेरिटेज है बुद्धा के कल्चर को लेकर, इसको लेकर हमें और ज़्यादा काम करने की जरूरत है, और मोदी जी के द्वारा इस चीज को ऑलरेडी किया जा रहा है। तो देखिए ये यहीं पर कंटेक्स्ट बताया हुआ है। अब देखिए लुम्बिनी क्यों फेमस है, तो सबसे पहली बात तो ये श्री महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है, उनका बर्थ प्लेस है, और साथ में इसके जो सर्वोत्तम पुरातत्व प्रमाण मिले कि भाई कोई कह दे कि कैसे पता है जन्म स्थली है, तो दरअसल यहाँ पर स्थित अशोक का स्तंभ और शिलालेख मिला है जो ये कहता है कि ये जो है बुद्ध का एक बर्थ प्लेस। और हाल ही में एक्चुअली खुदाई भी हुई है जिसमें जो अशोक ने स्ट्रक्चर बनवाया था उस स्ट्रक्चर के भी नीचे कुछ मंदिरों के प्रमाण मिले हैं जो ये मानते हैं कि वो बुद्ध के बर्थ को ही लेकर जो है उसकी सिग्निफिकेंस में ही बनवाए गए थे। अब देखिए क्योंकि लुम्बिनी का अशोक स्तंभ अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको पढ़ते हैं। जो माया देवी मंदिर है ना वहाँ पर, ठीक है, तो नेपाल में क्या है, एक माया देवी मंदिर है लुम्बिनी में, ठीक है, वो भगवान जी की बर्थ प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि बुद्ध की माता का क्या नाम था, माया देवी था। कहा जाता है जब वो मायके से ससुराल की ओर यात्रा कर रही थी अपनी, तो उस यात्रा के दौरान ही लुम्बिनी नामक स्थान पर उन्होंने जो है बुद्ध को जन्म दिया था, और जन्म के तुरंत बाद बुद्ध जो है 7 कदम चले थे और वहाँ पर जो है कमल के फूल खिल गए थे, और ये उनकी लाइफ का पहला चमत्कार है। तो स्टोरी है, आस्था के ऊपर बात है, आप मानना चाहे तो मान लीजिए, नहीं मानना चाहे तो एक कहानी समझकर एंजॉय कीजिए।
खैर, अब हम बात करते हैं इस अशोक स्तंभ की। तो माया देवी मंदिर इसकी पिछली दीवार के निकट है। इसमें क्या है, पाली भाषा में एक अभिलेख लिखा है जो कहता है कि राजा अशोक ने स्वयं जो है लुम्बिनी के दर्शन किए थे और इस स्तंभ की स्थापना करवाई थी। स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है, हिता बुद्धे जाते शाक्य मुनिति। इसका अर्थ ये है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। और ये शिलालेख इस बात को भी बताता है कि इस वजह से अशोक ने यहाँ रहने वाले लोगों का जो कर था उसको 1/8 यानी कि 1/8 भाग ही जो है कर दिया था, यानी कि कर जो है लोगों का कम कर दिया था। तो ये वाली इंपॉर्टेंट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है हमारे आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया था। और जो फाइयान है और हुइंग सांग है, ठीक है, ये तो हमारे मतलब पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के फेवरेट भी है ना। इन्होंने भी अपने साहित्यों में जो है इस माया देवी मंदिर का उल्लेख किया है। आपने क्या करना है, मंदिर की पिक्चर्स देखनी है, मैंने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और आपको ये पक्का वाला जो है याद हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट टॉपिक भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोग जब कमेंट करते हैं और मैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं एक दुगनी एनर्जी के साथ अपनी नेक्स्ट कंटेंट पे काम करने लगती हूँ कि मैं एक कैसे कंटेंट ऐसा दूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए, जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करे। तो इसी तरह हम सब लोग एक फैमिली की तरह मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।